डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करेंगे। इसमें हम लोग प्रोसीजर क्या होती है, डिफरेंट क्लॉसेस जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रहते हैं उनको ऑल्टर करने के प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेक्शन 13 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टर लाना है तो क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। वो जो दिया हुआ प्रोसीजर जो सेक्शन 13 में जो दिया हुआ प्रोसीजर वो फॉलो किए बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना कानूनी गलत होगा। इसलिए आपको सेक्शन 13 का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। पिछले वीडियो में हम लोग देखें कि कितने टाइप ऑफ क्लॉसेस होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एक एक क्लॉज को चेंज करने के लिए एक एक प्रोसेस दिया हुआ है, उसको फॉलो करके ही उस क्लॉज को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं नेम क्लॉज के ऑल्ट्रेशन के पास। कंपनी का नाम चेंज करने के प्रोसीजर सेक्शन 13 में दिया हुआ है। उसके हिसाब से एक कंपनी अपने नाम कभी भी बदल सकती है बाई पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन एट ए जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। उसके साथ कंपनी को नाम बदलने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लिखित पूर्वक अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे दो प्रोसीजर्स हैं, एक है कि स्पेशल रेजोल्यूशन एट ए जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। ये दोनों चीज़ें आपको कंपलसरी होंगे इन जनरल कोई भी कंपनी के लिए। लिस्टेड कंपनी के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर दिया हुआ है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 के तहत कुछ कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा नेम चेंज करने के लिए। वो कंडीशंस ये हैं कि लास्ट टाइम जब नेम चेंज किए हैं तब से लेके या जब से आपने पहला बार इनकॉर्पोरेट करते वक्त कंपनी का जो नाम लगाए हैं या लास्ट टाइम जब कंपनी का नाम जब बदले हैं तब से लेके 1 साल के अंदर आप फिर से कंपनी का नाम बदलने के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते हो। तो आपको मिनिमम टाइम गैप बिटवीन द लास्ट चेंज एंड द प्रपोज्ड चेंज 1 साल होना चाहिए। पिछले साल के टोटल रेवेन्यू में से मिनिमम 50% अमाउंट आपको नया नाम से सजेस्ट किया गया नया एक्टिविटी के लिए खर्च किया होना चाहिए। पिछले साल के टोटल रेवेन्यू में आपने 50% अमाउंट जो है टोटल रेवेन्यू के अमाउंट में से 50% अमाउंट आपने वो नया एक्टिविटी जो नया नाम से जो प्रपोज होके आ रही है उसको डेवलप करने के लिए या उसको कैरी करने के लिए आप बेस बनाने के लिए आप खर्च किए होना चाहिए। या कंपनी के एसेट्स में मिनिमम 50% नया एक्टिविटी और प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया रहना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशंस आपको फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन है कि टाइम गैप, सेकंड कंडीशन है कि पिछले साल के टोटल रेवेन्यू में से 50% या कंपनी के एसेट्स में से 50% आप नए एक्टिविटी को बिल्ड करने के लिए या नया एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो सारे में खर्च किया होना चाहिए। ये है एडिशनल कंडीशंस फॉर नेम चेंज अगर वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो। अगर कंपनी के नाम से प्राइवेट वर्ड को ऐड या डिलीट करके, मतलब जब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने का सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ आप नाम से प्राइवेट हटाना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। ये है नाम चेंज करने के लिए जो स्टैट्यूटरी कंडीशंस हैं वो। अब आते हैं प्रोसीजर में। फर्स्ट स्टेप, अभी जो कंडीशंस में मैंने बताया है उनको सेटिस्फाई करने के बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन फाइल करेगा। नाम अवेलेबिलिटी है कि नहीं है उसको पहले इंक्वायरी करने के लिए। तो आपने एक नाम प्रपोज कर दिया, माने आपके मन में एक नाम है, लेकिन हो सकता है कि वो नाम जो है किसी और ने अपने कंपनी के लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर कर दिया होगा। तो फिर से वही बात आएगा कि आपका जो नया नाम जो आप प्रपोज कर रहे हैं वो किसी और कंपनी के नाम से मिलता जुलता है, तो फिर वो बाद में दिक्कत होगा। इसलिए सबसे पहले नाम अवेलेबिलिटी के लिए आप अपना जो प्रपोज्ड नाम है वो नाम को प्रपोज करते हुए रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन डालेंगे।
वो रजिस्ट्रार देखेंगे कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल हैं तो वो आपको ग्रीन सिग्नल देंगे कि हाँ भाई ये नाम आप रख सकते हो। ये हर तरीके की कंपनी को करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनी। अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो रजिस्ट्रार जब कंफर्मेशन देगा कि नया नाम जो रखना चाह रहे हैं कंपनी के लिए वो अवेलेबल है तो कंफर्मेशन देगा। उसके बाद कंपनी जनरल मीटिंग ऑफ दी शेयर होल्डर्स में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके रजिस्ट्रार के पास फिर से एप्लीकेशन डालेगा नाम चेंज करने के लिए। ये है प्रोसीजर। अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो एक एडिशनल प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वो है स्टॉक एक्सचेंज। मतलब जिस स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड है वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके लिए पहले लिस्टेड कंपनी को एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट से कि सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस 2015 में बताए गए कंडीशंस हम लोग फुलफिल कर लिए हैं करके। उस डॉक्यूमेंट के साथ जब स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन फाइल करेंगे तब वहाँ से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद ही लिस्टेड कंपनी अपने नाम बदलने के लिए रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। तो ये एडिशनल प्रोसीजर है लिस्टेड कंपनी के लिए। लिस्टेड कंपनी को नाम चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया गया कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ, वो डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल का डॉक्यूमेंट, स्टॉक एक्सचेंज से मिला अप्रूवल का डॉक्यूमेंट, ये तीनों डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास नेम चेंज करने के लिए। रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड हैं तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में ओल्ड नेम के जगह न्यू नेम एंट्री करके फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म 2.27 के तहत देगा विथ न्यू नेम। जिस डेट से सर्टिफिकेट मिलेगा तब से वो नया नाम इफेक्टिव होगा। ये जनरल प्रोसीजर है जब कंपनी अपना नाम बदलना चाह रही है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे रही है कंपनी को कि कोई नाम चेंज करने के लिए, तब क्या कंडीशंस होंगे। अगर कंपनी का ओरिजिनल नाम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या नया नाम रजिस्टर करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि ये नाम दूसरे कंपनी के नाम से मिलता जुलता है या ये नाम उनके हिसाब से सही नहीं है या ये नाम जो है इम्प्रॉपर है, तब डायरेक्शन देगा कंपनी को अपना नाम चेंज करने के लिए। तब डायरेक्शन मिलने के 3 महीने के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके नया नाम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का रिटर्न अप्रूवल लेके नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के या रजिस्टर होने के बाद या नया नाम चेंज करने के बाद 3 साल के अंदर कोई भी ट्रेडमार्क ओनर जिसने अपने ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत रजिस्टर किया हुआ है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया कि आपका कंपनी का नाम उसके ट्रेडमार्क से मिलता जुलता है या डिसेप्टिवली सिमिलर है या डिस्टिंक्टिव नहीं है, कंज्यूमर के माइंड में दोनों नाम लेके कंफ्यूजन होने का चांसेस हैं उसके कंपनीज के ओरिजिन को लेके, तब सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके बात सही लगा तो कंपनी को डायरेक्शन दे सकती है नाम चेंज करने के लिए। तब कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन मिलने के 6 मंथ्स के अंदर अपने कंपनी का नाम बदलना पड़ेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल CGMP फार्मा प्लान प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस रीजनल डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो 2011 का केस है, उसमें ये इश्यू था कि एक कंपनी जिसका नाम NNE फार्मा प्लान प्राइवेट लिमिटेड है, उसने रीजनल डायरेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया सेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, जो अभी सेक्शन 16 हो गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। वो रिप्रेजेंटेशन ये है CGMP फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई है NNE फार्मा के बाद, उसका नाम अपने कंपनी के नाम से आइडेंटिकल है। यहाँ पे ये पॉइंट है कि दोनों कंपनी का नाम में फार्मा प्लान लिख करके वर्ड सिमिलर थे। ये तो सीधा सिमिलैरिटी है जिससे कंज्यूमर्स या जो पर्सन्स उन कंपनी से ट्रांजैक्शन या डील करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उसको पक्का लगेगा कि दोनों कंपनीज एक ही हैं।
इसलिए तो रीजनल डायरेक्टर ने रिप्रेजेंटेशन पढ़ के कंक्लूड किया कि CGMP फार्मा प्लान प्राइवेट लिमिटेड को अपने नाम से फार्मा प्लान हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम से दोनों कंपनी में के नाम लेके लोग कंफ्यूज होंगे। रीजनल डायरेक्टर के ऑर्डर्स को CGMP फार्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि दोनों कंपनी के नाम स्ट्रक्चरली एंड फोनेटिकली एक दूसरे को रिसेंबल कर रहा है, तो रीजनल डायरेक्टर के ये जो ऑर्डर है वो सही है। ऐसे ही एक और केस वर्धमान क्रॉप न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस 2015 का है। वर्धमान फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो 1987 में रजिस्टर्ड है, वो अपना ट्रेडमार्क वर्धमान को ट्रेडमार्क्स एक्ट के तहत रजिस्टर किया था 2007 में। ये कंपनी का बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग क्लास 1 फर्टिलाइजर्स, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। 2009 में इस कंपनी को पता चला कि एक और कंपनी जिसका नाम वर्धमान क्रॉप न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो इनकॉर्पोरेट हुआ 2009 में और वो बिजनेस स्टार्ट की है सेम फील्ड में। 2011 में एप्लीकेशन फाइल की सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सीकिंग डायरेक्शन की ये जो 2009 वाला कंपनी का नाम बदलवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने आर्गुमेंट सबमिट किया कि यूज ऑफ वर्धमान बाई 2009 वाला कंपनी इज कॉजिंग ग्रेट लॉस ऑफ बिजनेस एंड रेपुटेशन एंड गुडविल ऑफ इट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो वर्धमान क्रॉप न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड अपील की पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। कोर्ट ने बोला वर्धमान एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, पिटिशनर का 2007 में रजिस्टर किया हुआ है। उसका ब्रांड नेम से अगर दूसरा कंपनी सेम बिजनेस फील्ड में ऑपरेट हो रही है तो कंज्यूमर के लिए कन्फ्यूजन होगा, और जो कंपनी पहले से ऑपरेट कर रही है इस बिजनेस फील्ड में उसको भी नुकसान होगा। हेंस वर्धमान क्रॉप न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड को नाम चेंज करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत डायरेक्शन इश्यू करती है नाम चेंज करने के लिए, वो क्वासी जुडिशियल पावर होगा। जो अथॉरिटी डायरेक्शन इश्यू करती है उसको डायरेक्शंस इश्यू करने के रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा डायरेक्शन इश्यू करते वक्त। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 के रूल 29 क्लॉज 1 के तहत जो कंपनी अपने एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं की है, ये मैच्योर्ड डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स या इंटरेस्ट पे करने में फेल हो गई, उसको नेम चेंज करने का परमिशन नहीं मिलना चाहिए। ये कंडीशंस फुलफिल करके ही कंपनी अपना नाम बदल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने के 50 दिन के अंदर कंपनी को रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देना पड़ेगा नेम चेंज करने के लिए बाय अटैचिंग द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द एप्लीकेशन। अगर कोई कंपनी एक्ट में दिए हुए कोई भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है और अपना नाम बदल देती है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। Punishment shall be with fine of 1000 rupees for every year during which the default continues, and जो कंपनी के ऑफिसर हैं जो डिफ़ॉल्ट के पार्ट हैं उनको पनिशमेंट विथ फाइन जो मिनिमम 5000 रुपये और मैक्सिमम 1 लाख रुपये हो सकती है। ये है नेम चेंज करने का जो कंडीशंस। अब देखते हैं नेम चेंज होने से क्या लीगल इफेक्ट होगा। नेम चेंज होने के वजह से कंपनी के राइट्स या ऑब्लिगेशंस में कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स कंपनी से रिलेटेड कोर्ट में है या कहीं पे भी पेंडिंग है, उन सब में पुराना नाम चेंज करके नया नाम डाला जाएगा। पुराना नाम अब यूज़ में बिल्कुल नहीं आएगा, उसका रेफरेंस ज़रूर दिया जाएगा रिकॉर्ड पर्पस के लिए। अगर नेम चेंज होने के बाद गलती या कुछ भी रीज़न से कोई लीगल प्रोसीडिंग्स जो बाद में इनिशिएट हुआ उसमें पुराना नाम यूज़ किया गया है तो उसको अमेंड करना पड़ेगा। नेम चेंज होने से कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन तो बिल्कुल नहीं बदलेगा।
कंपनी वही है, उसका कोई और चीज़ बदल नहीं रहा है, सिर्फ उसका नाम ही बदल रहा है, तो कंपनी के शेयर होल्डर्स वही रहेंगे, मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वही रहेंगे। पुराना नाम के अंदर जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस है वो सारे नए नाम के अंदर आ जाएंगे। ये है नेम चेंज होने का लीगल इफेक्ट क्या जो है कंपनी के ऊपर होती है। अब आते हैं चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के पास। इसमें 3 सिचुएशंस हैं। एक, ऑफिस चेंज इज विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। दूसरा, ऑफिस चेंज इज विद इन द स्टेट। तीसरा, ऑफिस इज बीइंग शिफ्टेड टू अनदर स्टेट। तीनों सिचुएशन में 3 तरीके के प्रोसीजर्स हैं, लेकिन पहले दोनों सिचुएशन में मतलब जब शिफ्टिंग विद इन द स्टेट हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर नहीं करना पड़ेगा, और तीसरे सिचुएशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना पड़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक में जो याद रखनी है। सबसे पहले, जब रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी में ही एक प्रेमाइसिस से दूसरे प्रेमाइसिस में शिफ्ट हो रहा है तो कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रेजोल्यूशन पास करके शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट करने के 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि ऐसे रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस से उस एड्रेस में शिफ्ट हुआ है करके। इस कम्युनिकेशन को रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये है जब रजिस्टर्ड ऑफिस सेम सिटी में ही एक प्रेमाइसिस से दूसरे प्रेमाइसिस में शिफ्ट हो रहा है तो जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो है। अब आते हैं दूसरे सिचुएशन में, वो है रूल 28 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2017। उसके तहत जब कंपनी एक रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन से दूसरे रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में शिफ्ट हो रही है तो पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन एट द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स का ज़रूरत है। रीजनल डायरेक्टर की कंफर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि कंपनी एक रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन से टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से दूसरे रजिस्ट्रार के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में चेंज हो रही है ना, इसलिए इस तरह के चेंज के लिए कंपनी को रीजनल डायरेक्टर के पास फॉर्म INC 23 फाइल करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड फी पे करके विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। वो क्या डॉक्यूमेंट्स है? बोर्ड रेजोल्यूशन अप्रूविंग द शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी अप्रूविंग द शिफ्टिंग, की मैनेजरियल पर्सन्स या कोई 2 डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन की कंपनी किसी को पेमेंट देने में डिफॉल्टर नहीं है या ड्यूज नहीं है, और क्रेडिटर्स का कंसेंट या क्रेडिटर्स को जो पेमेंट्स करनी है को भी कोई ड्यू नहीं है, वो कोई पेंडिंग पेमेंट्स कुछ नहीं है, ऐसे करके उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। प्रोसिक्यूशन केसेस कंपनी के प्रति पेंडिंग है तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसमें उस केस में भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कोर्ट में कि चेंज ऑफ जुरिस्डिक्शन के लिए मांगेंगे नहीं करके। मतलब कोर्ट में ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमारे ऑफिस को इस एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे हम इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हम इस केस में केस को ट्रांसफ़र करने के लिए मांगेंगे नहीं करके एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को इंटीमेशन किया हुआ लेटर जिसमें ये स्टेटेड रहना चाहिए कि शिफ्टिंग से कोई एम्प्लॉय का इंटरेस्ट एडवर्सली इफेक्ट नहीं हो रहा है करके, और ये जो इंटीमेशन लेटर है उसके साथ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट के एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी होना चाहिए। इन सब कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही शिफ्टिंग कर सकते हैं एक टाउन या सिटी या विलेज से दूसरे विद इन दी स्टेट में। रीजनल डायरेक्टर जो हैं वो शिफ्टिंग के बारे में कंपनी से एप्लीकेशन मिलने के 30 दिन के अंदर अपना कंफर्मेशन कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी को कॉपी ऑफ दी स्पेशल रेजोल्यूशन 30 दिन के अंदर और कंफर्मेशन लेटर रिसीव्ड फ्रॉम द रीजनल डायरेक्टर को 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास सबमिट करना पड़ेगा। 30 दिन के अंदर इसका जिक्र सेक्शन 117 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। रजिस्ट्रार को अपने रजिस्टर में इनको रजिस्टर करना पड़ेगा और सर्टिफाई करना पड़ेगा इस चेंज को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ सच कंफर्मेशन। ये सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में बताया हुआ है।
जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार इस विषय में इश्यू करते हैं वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा फॉर ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अगर कंपनी इस प्रोसीजर को कंप्लाई करने में डिफ़ॉल्टर हुई तो कंपनी और उसके ऑफिसर्स जो डिफ़ॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो लायबल होंगे पेनल्टी का, जो है 1000 रुपीज़ फॉर एवरी ईयर ड्यूरिंग विच द डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस। लेकिन पेनल्टी का एक अपर कैप है कि मैक्सिमम ये 1 लाख रुपये तक ही जा सकती हैं। ये है जब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द स्टेट एक विलेज या टाउन या सिटी से दूसरे में शिफ्ट होती है। तो अब आते हैं थर्ड सिचुएशन में, यह है कि चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। जब रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है तो सेक्शन 13 के तहत, जैसे मैंने पहले बताया था, तीनों सिचुएशन में तो 3 तरह के प्रोसीजर्स हैं, लेकिन पहले दोनों सिचुएशन में तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन तीसरे सिचुएशन में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा। तो जब रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती हैं तो सबसे पहले आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन लाने के लिए प्रोसीजर समझना पड़ेगा। सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स में। इसके बिना तो इंटरस्टेट शिफ्टिंग होगा ही नहीं। शाबिर अहमद वर्सेस सफ़ेदाबाद कोल्ड स्टोरेज एंड अलाइड इंडस्ट्रीज केस जो 2017 का है, उसमें बताया गया है कि शेयर होल्डर्स को नोटिस इश्यू किए बिना ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना इलीगल है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, जो कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यही है कि शेयर होल्डर्स के सम्मति के साथ ही आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद सारे क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स जो हैं कंपनी का, उनको पेमेंट सेटल करना है, और क्रेडिटर्स जिनको पेमेंट सेटल नहीं हुआ उनका कंसेंट लेना है। अगर कोई क्रेडिटर ऑब्जेक्ट किया तो उसका डेट डिस्चार्ज करना या डिटरमाइन करना या सिक्योर करना एज पर सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के कंफर्मेशन पाने के लिए INC 23 जो रूल 30 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, जिसमें 2017 में जो अमेंडमेंट लाया, उसके हिसाब से फाइल करना पड़ेगा विद द कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विद प्रपोज्ड ऑल्ट्रेशंस, कॉपी ऑफ द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स जिसमें ये चेंज को अप्रूव किया गया विद ऑल डिटेल्स कि कितने वोट रेजोल्यूशन के फेवर में थे और कितने अगेंस्ट में थे। उसके बाद कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन और पावर ऑफ अटॉर्नी और द एग्जीक्यूटेड वकालतनामा, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स जो कंपनी में पब्लिक के इंस्पेक्शन के लिए रखा गया, वो कॉपी, accompanied by the declaration of the company secretary of the company, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन की उन लोगों के फुल इंक्वायरी के हिसाब से जो लिस्ट ऑफ डायरेक्ट क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स हैं वो सही हैं और उनके क्लेम्स सही हैं करके, और ये भी डिक्लेरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर को देना पड़ेगा कि शिफ्टिंग से किसी एम्प्लॉय को कोई नुकसान नहीं है या हुआ है करके, और चीफ सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न स्टेट को जो डिक्लेरेशन दिया उसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी, और न्यूज़पेपर्स एक इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज जिसका सर्कुलेशन उस स्टेट में हो जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है, उसमें एडवर्टाइज किया हुआ फॉर्म नंबर INC 26 का प्रूफ, और सारे क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स को जो कम्युनिकेट किया गया लेटर अबाउट द प्रपोज्ड चेंज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका एक्नॉलेजमेंट, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो रजिस्ट्रार और सेबी को उनको भेजा गया एप्लीकेशन का कॉपी, या अगर कंपनी एक स्टैट्यूटरी कंपनी है तो स्टैट्यूट में दिया हुआ रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो लेटर भेजा गया उसका कॉपी, कोई शेयर होल्डर या क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर या रजिस्ट्रार या सेबी से रिसीव किया गया ऑब्जेक्शन लेटर है तो वो, और उसके साथ ऑब्जेक्शन को काउंटर किया हुआ कंपनी का लेटर या उस ऑब्जेक्शन को फुलफिल करके कंप्लाई किया हुआ एविडेंस, और कोई भी पर्सन जो पेपर एडवर्टाइजमेंट देख के
ऑब्जेक्शन किया है तो उसका कॉपी और उसका रिलेटेड काउंटर आर्ग्यूमेंट आर कंप्लायंस विद द कंपनी, ये सब फाइल करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के लिए। ये सब होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स देख के ऑब्जेक्शंस इफ एनी वो सब सुन के ऑर्डर पास करेगा, शिफ्टिंग के अनुमति देते। ये सब वेरिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करने के 60 डेज़ के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब 60 डेज़ के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना डिसीजन देना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शंस हैं, कंपनी को एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा कि इस टाइम के अंदर अंदर हम इन सब कंडीशंस को कंप्लाई करेंगे करके। ये सब होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स देख के ऑब्जेक्शंस इफ एनी वो सब सुन के ऑर्डर पास करेगा, शिफ्टिंग के अनुमति देते। ये सब वेरिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करने के 60 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, मतलब 60 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना डिसीजन देना पड़ेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो कंपनी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा और कंपनी को उनको कंप्लाई करने के लिए एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को उन ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करने के लिए। नहीं है तो ऑब्जेक्टर लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकता है कंपनी के अगेंस्ट में कि अगर उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर वो कंपनी अगर वो ऑब्जेक्शंस को एड्रेस नहीं कर रही है। तो एक बार कंपनी सारे ऑब्जेक्शंस को कंप्लाई कर लेती है मेंशन टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रजिस्टर्ड ऑफिस के चेंज का अप्रूवल लेटर कंप्लायंस के 60 डेज़ के अंदर कंपनी को देना पड़ेगा। तब वो इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो तब परमिशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कंपनी के अगेंस्ट में कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन हो रही है कंपनीज एक्ट 2013 या पुराना कंपनीज एक्ट के अंदर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस सिचुएशन में शिफ्टिंग की अनुमति नहीं दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंफर्मेशन रूल 30 रेड विथ सेक्शन 13 सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट होने के 30 दिन के अंदर अंदर चेंज के बारे में रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को नोटिस देना है विद द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूविंग सच शिफ्टिंग। रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन रिसीव होने के 30 दिन के अंदर उस शिफ्टिंग को अप्रूव करना पड़ेगा उसको, और न्यू एड्रेस को रजिस्टर में एंटर करना पड़ेगा और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द चेंज रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस देना पड़ेगा। यह है रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने का प्रोसीजर। अब आते हैं चेंज इन ऑब्जेक्ट्स क्लॉज के पास। इस टॉपिक को दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ बाय ए कंपनी विच हैज़ नॉट लिस्टेड ए प्रॉस्पेक्टस, दूसरा ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्शंस बाय ए कंपनी विच हैज़ इश्यूड ए प्रॉस्पेक्टस। पहले वाले सिनेरियो में अगर कंपनी प्रॉस्पेक्टस इश्यू नहीं की है तो ऑब्जेक्ट्स क्लॉज चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विद फॉर द असेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू पोस्टल बैलेट। वही अगर 1 पर्सन कंपनी है या जिस कंपनी के मेंबर्स 200 से अंदर हैं तो रिक्वायरमेंट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन थ्रू बैलेट पेपर एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा वाले सिनेरियो में सेक्शन 30 क्लॉज सबसेक्शन 8 रेड विथ रूल 32 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 में बताया गया है कि अगर कोई कंपनी जिसने प्रॉस्पेक्टस इश्यू करके पब्लिक से मनी रेज किया है और वो जो रेज्ड मनी है उसमें से कुछ अमाउंट अनयूटिलाइज्ड है तो उसको ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में चेंज लाने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा शेयर होल्डर्स के कंसेंट के लिए थ्रू पोस्टल बैलेट। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने शेयर होल्डर्स को नोटिस इश्यू करते हैं, उस नोटिस में प्रॉस्पेक्टस के थ्रू जो टोटल मनी रिसीव हुआ कंपनी को वो अमाउंट मेंशन करना है, टोटल अमाउंट यूटिलाइज्ड उसको देना है, किस किस काम के लिए मनी यूज़ किया उसको देना पड़ेगा, अनयूटिलाइज्ड मनी कितना है वो पर्टिकुलर्स देना पड़ेगा, प्रपोज्ड ऑल्ट्रेशन और चेंज इन दी ऑब्जेक्ट्स उसको मेंशन करना पड़ेगा, चेंज को जस्टिफाई करते हुए रीजंस मेंशन करना पड़ेगा, न्यू ऑब्जेक्ट्स के लिए कितना अमाउंट रिजर्व करना चाहते हैं उसको प्रपोज करना पड़ेगा। ये ऑल्ट्रेशन से कंपनी के फाइनेंसेस में कितना इम्पैक्ट पड़ेगा या अर्निंग्स या कैश फ्लो पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसको देना पड़ेगा, और कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो मेंबर्स को डिसीजन लेने में ज़रूरत है उसको भी इस डॉक्यूमेंट में देना पड़ेगा।
अगर कोई इंटरेस्टेड मेंबर कॉपी ऑफ द नोटिस ऑब्टेन करना चाह रहा है तो वो कॉपी, फिजिकल कॉपी जिस प्लेस में अवेलेबल है होगा वो प्लेस का डिटेल्स भी इस कम्युनिकेशन में देना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट जो एक इंग्लिश और लोकल न्यूज़पेपर में रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी जिस लोकेलिटी में सिचुएटेड है वहाँ पे सर्कुलेट होने वाले हैं, उस न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट का कॉपी भी इस कम्युनिकेशन में शेयर होल्डर्स को थ्रू पोस्ट देना पड़ेगा। यहाँ पे एक पॉइंट है, एडवर्टाइजमेंट को न्यूज़पेपर में पब्लिश भी कराना है और पोस्टल बैलेट में जो शेयर होल्डर्स को नोटिस भेज रहे हैं उसके साथ भी अटैच करके पोस्ट में भेजना पड़ेगा। और ये एडवर्टाइजमेंट और नोटिस दोनों कंपनी के वेबसाइट में रखना ज़रूरी है। डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कंपनी से एग्जिट करने का बाय द प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स जिनके पास कंपनी के ऊपर कंट्रोल है एज पर द रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड। ये सब कंप्लाई करने के बाद रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड है तो चेंज ऑफ सच मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर में एंट्री करके नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा एप्लीकेशन फाइल होने के 30 दिन के अंदर अंदर। ये है चेंज इन ऑब्जेक्ट्स क्लॉज का प्रोसीजर। अब आते हैं चेंज इन लायबिलिटी क्लॉज में। ये सिंपल है, कंपनीज एक्ट 2013 या उसके रूल्स में लायबिलिटी क्लॉज को ऑल्टर करने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, लेकिन कंपनी और इसके मेंबर्स का तो रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, तो कंपनी मेंबर्स की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं कर सकती है अपने मन से। उसको मेंबर्स का कंसेंट ज़रूरी है, दैट टू इन राइटिंग। कंसेंट ऑफ द मेंबर्स जो हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑल्ट्रेशन के बाद भी हो सकता है या पहले भी। यहाँ पे इंक्रीज इन लायबिलिटी का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो मिनिमम सब्सक्राइब करना है उसको इंक्रीज करना एट द डेट ऑफ सच ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी और बोथ है। तो अगर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो अनलिमिटेड कंपनी को लिमिटेड में कन्वर्ट करना है तो सेक्शन 18 के तहत कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 3। ये जो ऑल्ट्रेशन हो रहा है उसका असर कंपनी के कोई भी डेट्स, लायबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस या कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी एंटर की है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये है चेंज इन लायबिलिटी क्लॉज के रिलेटेड कंडीशंस। अब आते हैं चेंज इन कैपिटल क्लॉज कंडीशंस। उनके पास सेक्शन 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये दिया हुआ है कि अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल अपने कैपिटल क्लॉज में ऑल्ट्रेशन लाना चाह रही है तो उसको थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। टू डू द फॉलोइंग, मतलब क्या क्या कर सकती है इसके थ्रू। कंपनी अपने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकती है फ्रेश शेयर्स इश्यू करके। इस केस में कंपनी को नोटिस ऑफ इंक्रीज इन द शेयर कैपिटल विथ ऑल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ चेंज को रजिस्टर करने का एप्लीकेशन रजिस्ट्रार को 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा। अगर कोई इस कंडीशन से डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कंपनी और उसके हर कोई ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिफ़ॉल्ट का उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, फाइन अप टू 1000 रुपीज़ पर डे ड्यूरिंग विच पीरियड डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूस। मैक्सिमम फाइन अमाउंट जो है वो 5 लाख होगा। इसका जिक्र सेक्शन 64 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन। एग्जिस्टिंग शेयर्स को कंसोलिडेट करके डिवाइड कर सकती है इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट, मतलब एग्जिस्टिंग शेयर्स का फेस वैल्यू बढ़ाना। फॉर एग्जांपल 10 शेयर्स जिसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ईच हैं उसको कंसोलिडेट करके 100 रुपीज़ का एक ही शेयर बनाना। ये चेंज को अप्रूव करते रेजोल्यूशन पास करने के 30 दिन के अंदर अंदर कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन को रजिस्टर ऑफ द कंपनीज को भेजना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट तीसरे सिचुएशन में। सारे फुल्ली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करना और उस स्टॉक को रिकन्वर्ट करना फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन में। फॉर एग्जांपल अगर शेयर 10 रुपये का है तो उस शेयर का ट्रांसफ़र करना है
तो पूरा ही ट्रांसफ़र करना है, स्प्लिट करके 3 रुपया 6 रुपया 1 रुपया में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये नॉर्मल, ये एक नेचर होता है शेयर का। लेकिन अगर वही 10 रुपया का शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे तो स्टॉक होल्डर उसको डिवाइड करके 3 रुपया भी शेयर कर सकता है, 4 रुपया भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये स्टॉक का नेचर है। सेक्शन 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी अपने फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके। अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसे करने का ऑथराइजेशन है तो ऐसे कन्वर्ट करने के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस भेजना है इस चेंज को इंटीमेट करते हुए। यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले शेयर्स इशू करनी है और वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होने के बाद ही स्टॉक में कन्वर्ट हो सकता है। पार्शियली पेड है तो आप स्टॉक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। स्टॉक को रिकन्वर्ट करना है फुल्ली पेड अप शेयर्स में तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके ही होगा। शेयर्स जब स्टॉक में कन्वर्ट होंगे तो कंपनी को उस शेयर होल्डर को स्टॉक सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जहां पहले शेयर होल्डर्स के नाम के अगेंस्ट में नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम लिखा हुआ है, वहां पे उस जगह पे अमाउंट ऑफ स्टॉक होल्ड बाय देम लिखना पड़ेगा। स्टॉक होल्डर इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द कंपनी लाइक शेयर होल्डर, ये ध्यान में रखें। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि स्टॉक में आप उस शेयर को छोटे छोटे अमाउंट्स में डिवाइड करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं, जो शेयर में नहीं होता है। अब आते हैं फोर्थ सिचुएशन में, अपने शेयर को स्मॉलर अमाउंट में सब डिवाइड करना। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रपोर्शन ऑफ पेड और अनपेड अमाउंट है दैट शैल रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर 100 रुपीज़ का है, 100 रुपया का शेयर में 50 रुपया पेड हैं और 50 रुपया अनपेड हैं, तो कन्वर्ट करने के बाद प्रपोर्शन ऑफ पेड एंड अनपेड सेम होना चाहिए। मतलब रिड्यूस करने के बाद 100 को 50 में 25 पेड होगा और 25 रुपीज़ अनपेड होगा, ये है। अब आते हैं फिफ्थ सिचुएशन में। उसके बाद अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स जो हैं ऑन द डेट ऑफ द पासिंग ऑफ द रेजोल्यूशन, उसको कैंसिल करके शेयर कैपिटल को डिमिनिश या कम करने के लिए सेक्शन 61 के हिसाब से कंपनी अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज किया गया है तो जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके शेयर्स कैंसिल कर सकता है। लेकिन जिस दिन शेयर कैंसिल कर रही है उस दिन तक उस शेयर्स अनसब्सक्राइब्ड होना चाहिए और कोई भी पर्सन उन शेयर्स को सब्सक्राइब करने का इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया नहीं होना चाहिए। ये है प्रोसीजर फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इससे ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।